हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। प्रीवियस क्लास में हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने आपको पढ़ाया था कि रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर विद द evolution ऑफ हीट दैट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है दैट रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, then a neutralization reaction takes place between them to form sodium chloride and water. तो ये एग्जांपल मैंने बताई थी आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ये हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिर्फ लैब्स में ही होती है? एक्चुअली दैट इज़ नॉट द केस। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इट इज़ ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एज वेल। मैनी रिएक्शंस occurring inside our body are even throughout the day are न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ते हैं कि जिससे क्लियर हो जाएगा कि न्यूट्रलाइजेशन जो है दैट टेक्स प्लेस इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहले देखो यहाँ पे है इंडाइजेशन। क्या है? इंडाइजेशन। देखो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा जो स्टोमक है, हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। हमारी जो स्टोमक की वॉल्स हैं, इसमें हमारे स्टोमक वॉल्स गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। है ना, एसिड है तो एसिड से तो नुकसान पहुंचता है ना, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट फॉर्म में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये हेल्प करता है हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है हमारे स्टोमक में ड्यू टू वेरियस रीजंस। है ना, रीजंस क्या हो सकते हैं? कभी कभी हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं, कभी कभी टेंशन होती है या कभी कोई परेशानी होती है, उस वजह से भी जो हमारा स्टोमक है उसमें ये एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी प्रोडक्शन एक्सेस में होती है। या कभी कभी हम ओवर ईटिंग करते हैं तो उससे जो है ये जो हमारी स्टोमक वॉल है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनडाइजेशन हो जाती है, हमारे स्टोमक में एसिडिटी हो जाती है, हमारे स्टोमक में पेन और इरिटेशन शुरू हो जाती है ना। आपने भी ये नोटिस किया होगा कि कभी कभी हमारे स्टोमक में एक बर्निंग फीलिंग सी हमारे स्टोमक में जो है होती है और हमारा मुंह जो है वो खट्टा हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है इसे कॉमनली कहा जाता है एसिडिटी ऑफ स्टोमक या इंडाइजेशन इसे हम कहते हैं। अगर ये जो इंडाइजेशन है या जो स्टोमक की जो एसिडिटी है, अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इट कैन डैमेज द वॉल्स ऑफ स्टोमक एंड कैन काज स्टोमक अल्सर्स।
है ना। अगर हम इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे, टाइमली इसको नहीं देखेंगे, इस इंडाइजेशन को, इसे क्योर नहीं करेंगे, तो ये जो एक्सेस ऑफ एसिड है ये हमारी स्टोमक वॉल को डैमेज भी कर सकता है, स्टोमक अल्सर हमें हो सकता है। तो इस इंडाइजेशन को क्योर करने के लिए या इस पेन से छुटकारा पाने के लिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं एंटी एसिड टैबलेट्स। ये जो एंटी एसिड टैबलेट्स हैं, एंटी एसिड का मतलब ही होता है एंटी एसिड, ठीक है। एंटी एसिड्स होती क्या है, ये टैबलेट्स, ये मेडिसिन होती क्या है? ये एंटी एसिड्स आर ए ग्रुप ऑफ माइल्ड बेसिस विच हैव नो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। मतलब इसमें कुछ बेसिस होती हैं, माइल्ड बेसिस होती हैं, जिनका हमारी बॉडी पे कोई टॉक्सिक इफ़ेक्ट नहीं होता है। इनका नेचर जो है वो बेसिक होता है। और ये एंटी एसिड्स जो होते हैं, ये एक्सेस ऑफ एसिड जो हमारे स्टोमक में होता है उसके साथ रिएक्ट करती हैं और उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करती हैं, और उसकी वजह से जो पर्सन होता है, कंसर्न्ड पर्सन जो होता है, उसे रिलीफ मिलता है, ठीक है। और ये जो एंटी एसिड्स टैबलेट्स होती हैं, इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, ये एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और उससे जो स्टोमक की एसिडिटी है वो कंट्रोल हो जाती है, और जो पर्सन है उसे रिलीफ मिल जाता है। तो टू मोस्ट कॉमन एंटी एसिड्स जो हैं दैट आर यूज्ड फॉर क्यूरिंग इंडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी, वो क्या क्या मैंने बताया आपको। एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा जो होता है, उसका यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इंडाइजेशन, ये एक एग्जांपल है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये हमारी डे टू डे लाइफ में भी होती है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल हम पढ़ते हैं अब सॉइल ट्रीटमेंट, ठीक है। देखो बच्चों, आपने देखा होगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो उनकी सॉइल जो है वो न्यूट्रल सॉइल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, ठीक है। जब हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रल हो, ना ही वो एसिडिक हो ना ही वो बेसिक हो, वो न्यूट्रल हो, ठीक है। न्यूट्रल सॉइल जो है उसमें हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। लेकिन कभी कभी जो न्यूट्रल सॉइल होती है वो या तो एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है, बहुत सारी रीजंस की वजह से, ठीक है। अगर हम एसिडिक सॉइल की बात करें तो न्यूट्रल सॉइल जो है कभी कभी जो हमारे फील्ड्स में होती है वो कभी कभी ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। एसिडिक क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक्सेस ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो अगर सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाती है तो जो उस एसिडिटी को उस सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए उस सॉइल को ट्रीट किया जाता है कुछ मटेरियल्स से, जैसे क्विक लाइम जिसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, या स्लैग्ड लाइम जिसे कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सॉइल को उससे ट्रीट किया जाता है। ये जो मटेरियल्स हैं क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड या स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कहते हैं, ये मटेरियल्स जो होती हैं ये सब बेसिस होती हैं, और ये जो बेसिस होती हैं ये रिएक्ट करती है विद एक्सेस एसिड जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, और उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करती है, ठीक है, उसकी एसिडिटी को रिड्यूस करती हैं। तो फार्मर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो एसिडिक सॉइल को जो है
न्यूट्रल बनाने के लिए उसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो सेपरेट करते हैं या तो कैल्शियम ऑक्साइड का यानी क्विक लाइम का, या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जिसे स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये सॉइल सॉइल में जो एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉइल जो है वो न्यूट्रल हो जाती है, और न्यूट्रल होने के बाद प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से उसमें ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, कभी कभी सॉइल जो है वो नेचुरली बेसिक होती है नेचर में, तो ऐसी सॉइल जो है ऐसी सॉइल को न्यूट्रल बनाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर जो है उसमें ऐड करते हैं। तो जो एसिड उस ऑर्गेनिक मैन्योर में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, वो उस जो बेसिक केमिकल उस सॉइल में प्रेजेंट होता है उस बेसिक केमिकल को क्या करती है, उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है और उसे न्यूट्रल बना देती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जब वो सॉइल न्यूट्रल हो जाती है तो फिर अगर फार्मर्स उसमें क्रॉप्स लगाते हैं और क्रॉप्स जो है उस न्यूट्रल सॉइल में इजीली ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो तीसरी हमारी एग्जांपल है फैक्ट्री वेस्ट। क्या है एग्जांपल तीसरी, फैक्ट्री वेस्ट। देखो बच्चों, जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो फैक्ट्रीज से अलग अलग किस्म की फैक्ट्रीज से अलग अलग किस्म का वेस्ट निकलता है, और उस वेस्ट में जो बहुत सारी फैक्ट्रीज से वेस्ट जो निकलता है उसमें बहुत सारे एसिड्स होते हैं। तो अगर ये जो एसिडिक वेस्ट है, अगर इसको डायरेक्टली देखा होगा आपने कि इसे डिस्चार्ज किया जाता है या तो रिवर में या तो लेक्स वगैरह में इसे डिस्चार्ज किया जाता है। तो अगर ये जो वेस्ट है इसे डायरेक्टली डिस्चार्ज किया जाए किसी रिवर में या लेक में, तो हम जानते हैं कि रिवर में या लेक में बहुत सारी एक्वेटिक लाइफ रहती है, बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो अगर डायरेक्टली इसे लेक में या रिवर में डिस्चार्ज किया जाए इस वेस्ट को, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है ना। एक्वेटिक लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि इस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसी सिचुएशन हमारे सामने ना आए जिससे कि एक्वेटिक लाइफ जो है वो उसको हार्म पहुँचे। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए ये जो वेस्ट है इसे ट्रीट किया जाता है विथ लाइम। किस ट्रीट किया जाता है, लाइम से। तो लाइम जो है वो क्या करता है, वो जो इस फैक्ट्री वेस्ट में जो एसिड होता है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, उसे न्यूट्रल बना देता है। ठीक है, तो उसके इफ़ेक्ट को जो है, जब वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाता है तो उसके बाद ही उसको डिस्चार्ज किया जाता है इसमें जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर हो या लेक हो, और जिसकी वजह से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ है उनको भी कोई हार्म नहीं पहुंचता है, वो भी किसी डिफ़िकल्टी में नहीं पहुंचते, उनका सर्वाइवल जो है वो भी डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो ये था फैक्ट्री वेस्ट। उसके बाद है स्टिंग्स ऑफ एंट्स एंड बीज। देखो बच्चों, बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए क्या करते हैं, बहुत से पेनफुल और इरिटेटिंग एसिड्स और बेसिस जो हैं इंजेक्ट करते हैं उनकी बॉडी में। आपने नोटिस किया होगा, एग्जांपल हम जैसे लेते हैं एंट्स की या हनी बीज़ की। हनी बीज़ को आपने देखा होगा कि हनी बीज़ जो हैं अगर हम उनके पास जाएंगे, उन्हें छेड़ने की कोशिश करेंगे तो उनको लगता है कि ये हमारे दुश्मन हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए हमें काटते हैं। तो जब वो हमें काटते हैं, या अगर हम ऐंट की बात करें, है ना, दोनों ऐंट भी यही करती है, ऐंट भी काटती है ना, जो चूंटी होती है वो भी काटती है, ये जो हनी बी होती है वो भी काटती है। तो ये हनी बीज क्या करती हैं, ये इंजेक्ट करती है एसिडिक लिक्विड इनटू द स्किन, है ना, और वो जो एसिडिक लिक्विड होता है उसे कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। क्या कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, ये इंसेक्ट्स जब काटते हैं तो ये हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड जो है इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है,
बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बर्निंग सेंसेशन सी फील होती है उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने इंजेक्ट किया होता है वो एसिड, जहाँ पे उन्होंने काटा होता है। एक पेनफुल इरिटेशन और स्वेलिंग जो है मतलब इमेंस पेन और इरिटेशन जो है हमें फील होती है ना, स्वेलिंग भी हो जाती है। तो इस इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, इस इफ़ेक्ट को कम करने के लिए, फॉर्मिक एसिड के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए आपने देखा होगा कि आपके घर वाले आपको बोलते होंगे कि जाओ बच्चे, अच्छा आपको यहाँ पे चींटी ने काटा तो जाओ इस पे सोप रब करो। जो हमारी सोप होती है, जो देसी साबुन होती है हमारी आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आपके घर वाले बोलते हैं इसको सोप यहाँ पे रब करो, यहाँ पे इसको साबुन जो है रब करो। तो साबुन रब करने से क्या होता है, साबुन जो है वो बेस होती है, उसमें बेस होती है ना सोप में। तो वो जो बेस होती है वो उस एसिड के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करती है। तो उससे जो है उसका इफ़ेक्ट जब न्यूट्रलाइज़ हो जाता है तो उससे हमारे पेन में वो जो पेन उस स्टिंग से जो हमें पेन होती है या जो इरिटेशन होती है उसमें हमें रिलीफ मिल जाता है ना। तो इसका मतलब अगर कभी भी कोई बी जो है वो काटे किसी पर्सन को, तो माइल्ड बेस जो है, जब हम माइल्ड बेस जो है उस एरिया पे रब करते हैं, माइल्ड बेस या तो सोप हो सकती है या हम जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन है या कैलामाइन जो है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है, ये जो है ये कॉमन बेसिस जो हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं उस एरिया पे जहाँ पे उस पर्टिकुलर जो उस इंसेक्ट ने मतलब काटा हो। तो इनके रब करने से क्या होगा, वो जो है वो उस एसिडिक लिक्विड जो उस बी ने या उस एंट ने इंजेक्ट किया होता है उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज़ करने से क्या होता है, जब उस फॉर्मिक एसिड का जो इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज़ हो जाता है तो उससे उस पर्सन को रिलीफ मिलता है ना, उस पेन से उसे रिलीफ मिलता है। तो कभी भी अगर चूंटी काटे तो वहाँ पे माइल्ड सोप जो है उसे रब करना चाहिए, या बेकिंग सोडा सोल्यूशन जो है या कैलामाइन जो है जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है वो थोड़ा सा रब करना चाहिए उस एरिया पे। तो उससे उस एरिया जो है वहाँ पे रिलीफ मिल जाता है। ठीक है बच्चों, ये है स्टिंग्स ऑफ एंट्स एंड बीज। तो ये भी आपने देखा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रिजर्विंग मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड। ठीक है, देखो बच्चों, शहरों में दूध लाया जाता है विलेजेस से, है ना, जो दूध बेचने के लिए गांव से लोग लाते हैं। तो अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं, जो बैक्टीरिया जो नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं मिल्क में, वो क्या करते हैं, वो लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे जो वो दूध बेचने वाले होते हैं, जो दूर से आए होते हैं गांव से, उनको नुकसान हो जाता है। तो ये जो इल इफ़ेक्ट है इस लैक्टिक एसिड का, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मिल्क वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा जो है उस मिल्क में ऐड कर देते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा जब उस मिल्क में ऐड होता है तो वो क्या करता है, वो उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, और मिल्क जो है वो दूध का दूध ही रहता है। मतलब दूध जो है वो कर्डल नहीं होता है, मतलब दूध फटता नहीं है। ठीक है, मतलब दूध से नहीं तो कर्डल होके वो दही बन जाएगा, खट्टा हो जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं। तो बच्चों, ये देखा होगा आपने कि किस तरह से ये जो हमारे पास ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ये होती है हमारी एवरीडे लाइफ में। सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ जो था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।